हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इजी कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पिछली कक्षा में हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में अभिक्रिया के वेग के बारे में जाने थे। आज हम लोग आगे इसके प्रकारों का देखेंगे या इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के प्रकार। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए आप लोग कि अभिक्रिया के वेग के प्रकार होते कितने हैं। तो अभिक्रिया के वेग के प्रकार होते हैं 3। देखिए, पहला होता है हमारा औसत वेग, दूसरा होता है ताक्षणिक वेग और तीसरा होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, हम लोग इसी का डिटेलिंग आज करेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। औसत वेग किसे कहा जाता है? चलिए देखिए, औसत वेग क्या है। तो किसी अभिक्रिया में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। ठीक है, अगर इसको हम सामान्य भाषा में समझे तो आप लोग को ये समझना है, जैसे मैं कल आपको भी बताया था कि आप कितना मात्रा में अभिकारक ले रहे हैं उतना ही मात्रा में आपका उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, अभिकारक में लगातार कमी होती है और उत्पाद में लगातार वृद्धि होती है, इसीलिए अभिकारक हमेशा ऋणात्मक होता है और उत्पाद हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब आपको समझना है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग मैगी खाते होंगे, तो आप मैगी का पैकेट जब लेके आते हैं और उसको बनाना चालू करते हैं, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है औसत वेग का। अभिक्रिया में उस मतलब मैगी बनाने के प्रोसेस में जो कच्चा मैगी रहता है वो धीरे धीरे पकने लगता है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जितना कच्चा मैगी पक रहा है उतना ही पका हुआ मैगी बन रहा है। ठीक है, तो यही क्या होता है, जब ये लास्ट में पूरा कंप्लीट होगा तो उसका हम लोग ऑन एवरेज निकाल लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत वेग। ठीक है, औसत वेग मतलब देखिए, कच्चा मैगी खत्म हो रहा था, पक्का मैगी बन रहा था, मतलब अभिकारक में परिवर्तन हो रहा था, उत्पाद में भी परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन किस प्रकार का था समझिए, अभिकारक में लगातार कमी हो रही थी और उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही थी। ठीक है, और इसमें कोई ना कोई समय लग ही रहा था। इसीलिए हम लोग का देखिए डेफिनेशन क्या निकल के आता है, मतलब सूत्र क्या बनता है। अब औसत वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। फिर से एक बार देख लीजिए, औसत वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या फिर समय अंतराल। चलिए इसको थोड़ा सिद्ध करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको। मान लीजिए, माना अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तित होता है, बी में परिवर्तित होता है। ध्यान देंगे सभी लोग। तो इसको हम लोग कंक्लूड करके लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, ए बना रहा है किसको, बी को। ठीक है, ए बना रहा है बी को, मतलब ए जब हम लोग 100% लिए हैं, 100 लिए हैं, तब उस समय बी कितना होगा, 0। लेकिन T1 समय पर, एक समय के बाद, मान लीजिए 10 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, कुछ भी आप मान सकते हैं, T1 समय पर इसमें कोई ना कोई परिवर्तन उत्पन्न होगा, 100 से 80 हो जाएगा, कम ही होगा, क्योंकि अभिकारक क्या होता है, कम। तो मान लीजिए उस वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं A1, तब हमारा उत्पाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, B1। T2 समय पर मान लीजिए ये बन गया A2 और ये बन गया B2। ठीक है, इसको और आसानी से समझना है तो समझिए, मान लीजिए अभिकारक A है और उत्पाद B है। जब अभिकारक हम लोग 100 लिए हैं तो शुरुआती में उत्पाद कितना होगा, 0। लेकिन कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद, जिसको हम लोग T1 बोल रहे हैं, T1, इसके सांद्रता में कमी आएगी, तो मान के चलिए ये हो गया 80। तो जितना कमी आएगी अभिकारक में उतना ही ना उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद कितना बन गया, 20। मान लीजिए T2 पे ये हो गया कितना, 60, तो उत्पाद कितना बन गया, 40। इसी वैल्यू को हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे, A1 B1 A2 B2। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, आपसे पूछेगा सांद्रता में परिवर्तन, किसके किसके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा T के सांद्रता में परिवर्तन, T के सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, और T के सांद्रता में परिवर्तन जब पूछेगा आप लोग को, तो आप लोग को सीधा सा इसको क्या लिख देना है, डेल्टा T। और डेल्टा T किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 की, T2 माइनस T1 के। ओके, अगर आप लोग से पूछेगा अभिकारक
ए के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक ए के सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन। तो उस सांद्रता में परिवर्तन को आप क्या बोलोगे, किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो आप इसको मान लो डेल्टा ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A2 माइनस A1 के। अगर उत्पाद पूछ देता, उत्पाद क्या उत्पाद है हमारा, बी के सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। तो फिर से आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा बी, और डेल्टा बी किसके बराबर हो जाएगा, B2 माइनस B1 के, B2 माइनस B1। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, अभी आप लोग देखिए टॉपिक क्या, औसत वेग। आपसे पूछेगा क्या, औसत वेग, अभिकारक का औसत वेग बताइए, उत्पाद का औसत वेग बताइए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि अभिकारक या फिर उत्पाद का औसत वेग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा अभिकारक क्या था हमारा, अभिकारक ए का औसत वेग, ए का औसत वेग, ठीक है। या फिर आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता है, उत्पाद बी का औसत वेग, उत्पाद बी का औसत वेग, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अभिकारक दिया है उसको डेल्टा फॉर्म में लिख लीजिए, डेल्टा ए, और जो उत्पाद दिया है, ठीक है, जो उत्पाद दिया है, एक सेकंड इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं थोड़ा, जो उत्पाद दिया है हमारा उसको भी आप लिख लीजिए डेल्टा बी। अब ये किसी ना किसी समय में हो रहा था, तो समय भी परिवर्तित हो रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, और यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। लेकिन एक बात यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि बहुत जरूरी है, अभिकारक में हमेशा आप लोग चिन्ह लगाएंगे ऋणात्मक, और उत्पाद में हमेशा आप लोग चिन्ह लगाएंगे धनात्मक। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में लगातार कमी हो रही है, तो मान घट रहा है, इसीलिए माइनस। उत्पाद की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है, इसीलिए मान बढ़ रहा है, मतलब प्लस। तो ऐसे लिखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि A प्लस बी सी प्लस डी, ये हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया, के लिए औसत वेग लिखें, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, सब लोग। अगर ए का पूछेगा, ठीक है, ए का औसत वेग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए का औसत वेग पूछेगा, तो मैं तुमको क्या, अभी आप लोग को क्या बताया कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन एक चीज बस इसमें ऐड करना है कि ये है क्या, अभिकारक है कि उत्पाद है, तो अभिकारक है, अभिकारक है तो आपको कौन सा चिन्ह लगा देना है, माइनस, अगर उत्पाद रहता तो प्लस। वैसे ही बी का औसत वेग पूछेगा, बी का, तो आप क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब आपसे पूछेगा किसका, सी का, तो सी का औसत वेग, अब देखिए यहां परिवर्तन होगा, क्यों, क्योंकि हमारा सी क्या है, सी है उत्पाद, और उत्पाद है तो क्या आएगा, धनावेश, तो धनावेश डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ओके। अब पूछेगा आप लोग को डी का औसत वेग, और जब डी का औसत वेग आप सभी से पूछेगा, तब डी भी उत्पाद है तो प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं क्या बात हो रहा है। औसत वेग निकालना है तो आपको क्या करना है, डेल्टा के फॉर्म में लिखना है और समय को लिखना है। ये डेल्टा बता रहा है परिवर्तन, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि परिवर्तन निश्चित है, यहाँ पे परिवर्तन निश्चित है, इसी का कंबाइंड रूप हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल्टा ए, इसका कंबाइंड रूप डेल्टा बी, समय का कंबाइंड रूप डेल्टा टी। एक्चुअल में यहाँ पर जो ये डेल्टा ए है किसके बराबर होगा, A2 माइनस A1 के, ये किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के, ये किसके बराबर होगा, C2 माइनस C1 के, ऐसे, ठीक है ना। आपको यही चीज ध्यान देना है, ओके। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और आपको सिखाया जा रहा है, ठीक, इसमें थोड़ा एक चीज और आपको सिखाया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग, इसको ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझा दे रहा हूं। देखिए क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे इस टॉपिक को, रस समीकरण मिति क्या होता है। सिंपल भाषा में आपको समझाएं कि रस समीकरण मिति होता क्या है, तो आप जितना मात्रा में पदार्थ लोगे,
आपको उतना ही मात्रा में उत्पाद निर्मित होते दिखेगा। उसी को हम लोग रस समीकरण मिति बोलते हैं। एक्चुअल रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मिति इसी चीज को डिफाइन करता है ना, कि आप जितना मात्रा में अभिकारक ले रहे हैं उतना ही मात्रा में आपका उत्पाद निर्मित होगा। समझने के लिए क्या बात है कि 5 आलू ले रहे हो तो भाई 5 ही आलू का ना सब्जी बनेगा, 50 आलू का तो सब्जी बन नहीं सकता। यही चीज रस समीकरण मिति लागू होता है किस पे, अभिकारक और उत्पाद पे। तो देखिए औसत वेग अगर आप निकालना सीख गए हैं, औसत वेग, तो रस समीकरण मिति निकालने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए कोई ए अभिकारक है, कोई बी अभिकारक है, सी उत्पाद है और डी उत्पाद है। और यहां पे मैं परिवर्तन क्या कर रहा हूं, इनके आगे कोई संख्या रहेगा। क्या रहेगा, संख्या है भाई। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग सभी लोग देखे होंगे, ये जो सामने संख्या लिखे रहता है इसको कौन सा संख्या बोलते हैं, मोल संख्या। अब मोल संख्या को लिखना सिखा रहा है। अगर संख्या रहेगा अभिक्रिया में तो उसका आप कैसे लिखोगे रस समीकरण मिति, उसी को आपको सिखा रहा है। देखिए ध्यान से कैसे लिखना है, इस चीज पर गौर दीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को सिखाया कि ये अभिकारक है, तो अभिकारक को कैसे लिखना है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी। पहले उस चीज को, सॉरी डेल्टा बी नहीं डेल्टा टी, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ओके। और एक चीज मैं क्या सिखाया था आप लोग को, यहाँ कौन सा चीज होगा, माइनस, यहाँ भी कौन होगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ये चीज आप लोग को सिखाया हूं। लेकिन देखिए रस समीकरण मिति बोलता है कि उसके मोलों की संख्या को बताइए कि आखिर कितना मात्रा में आप पदार्थ ले रहे हैं और कितना मात्रा में पदार्थ बना। क्यों, क्योंकि तभी ना आपको पता चल पाएगा कि भाई जितना पदार्थ लिए हैं उतना ही पदार्थ हमारा निर्मित हुआ है। ठीक, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ कोई संख्या रहेगा तो उस संख्या को आपको बटे में लिख देना है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/m। मान लीजिए यहाँ 4 रहता तो 1/4, 5 रहता तो 1/5। वैसे यहाँ भी 1/n, यहाँ भी 1/n, यहाँ भी 1/n। देख रहे हैं कितना इजी है। औसत वेग अगर आप लोग सीख गए, औसत वेग के सामने 1/n लगाइए, आपका रस समीकरण मिति तैयार है। ओके, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जो अक्सर समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे आसान माध्यम होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन दिया N2 + 3H2, देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं, 2NH3, मतलब अमोनिया। ठीक है, क्या बनाते हैं, अमोनिया। पूछेगा आपसे इसका रस समीकरण मिति दीजिए भैया। क्या दीजिए, रस समीकरण मिति। बात सुनिएगा आप लोग ध्यान से, रस समीकरण मिति, इसका अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का रस समीकरण मिति तैयार करके दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है अभिकारक के जगह पे कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये कौन सा चिन्ह लेके आएंगे, माइनस। उत्पाद की जगह पे कौन है, अमोनिया, तो ये कौन सा चिन्ह लेके आएगा, प्लस। इतना आप लोग को जाहिर हो गया। अब देखिए ध्यान से आगे, जब इसको लिखने का बारी आएगा तो आप कैसे लिखोगे, जो बताया गया है डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ये तो बताया गया है। फिर क्या लिखोगे, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। फिर क्या लिखोगे, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इस चीज को आप लोग लिखना है आपको। देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जहां जहां माइनस आता है लगा दीजिए। अभिकारक में N है माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी प्लस। अगला काम क्या करना है, आप लोग को बताया था, अगला काम क्या करना है, जो संख्या है उसी संख्या को लिख देना है। यहाँ पे संख्या क्या है, 1, तो 1/1 किसके बराबर होगा, 1 के। यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ संख्या कितना है, 3, तो आप क्या लिखोगे, 1/3। यहाँ संख्या कितना है, 2, तो आप क्या लिखोगे, 1/2। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग अभिक्रिया का रस समीकरण मिति निकाल लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा क्या, अभिक्रिया के वेग का पहला प्रकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत वेग। अब आते हैं दूसरे प्रकार पे। चलिए देखिए दूसरा प्रकार क्या है। जो दूसरा प्रकार है वो हमारा है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग पहले समझ जाइए। देखिए उसी एग्जाम्पल, मोबाइल से देखते हैं। मोबाइल आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो मोबाइल से समझा जा सकता है। समझिएगा क्या है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे मोबाइल चलाना या फिर पिक्चर देखना स्टार्ट किए, 0.00 सेकंड पे चालू किए और 2 घंटे 30 मिनट के बाद आपका मूवी खत्म हो गया। तो 0.0 से 2 आवर्स 30 मिनट तक जो काल है, ये पूरे काल को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत वेग।
क्या बोलेंगे, औसत वेग। लेकिन सुनिए, आपको उस मूवी में कोई हीरो पसंद आ गया, ठीक है, कोई आपको सीन पसंद आ गया, कोई जगह मूवी में है वो पसंद आ गया, तो आप क्या करोगे, उस पिक्चर के दौरान स्क्रीनशॉट लोगे। तो उसी स्क्रीनशॉट के दौरान जो प्रतिक्रिया लिए, जो समय था, जो वेग था एक निश्चित क्षण में, उसी क्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग। पूरा काल हुआ तो कौन सा वेग, औसत वेग। उसमें हम लोग एक घटना कर दिए, क्या लेने का, स्क्रीनशॉट लेने का। तो उस समय जो वेग में परिवर्तन हुआ होगा, जो वेग है, उसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग। तो देखिए डेफिनेशन भी वही लिखा है, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। मतलब उस क्षण में, उस मूवी के दौरान कोई समय हो रहा होगा, कोई स्पीड में होगा, उसी स्पीड के दौरान आप क्या किए, स्क्रीनशॉट ले लिए। उसी काल को, उसी क्षण को, उसी मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग। क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनिए, पीछे जो टॉपिक पढ़ाया गया औसत वेग, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ताक्षणिक वेग भी चलेगा। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ताक्षणिक वेग कैसे लिखना है। माना अभिकारक A है, B है, और ये क्या बना रहे हैं, उत्पाद C प्लस D, ठीक है, और इनका मूल संख्या लिख लेते हैं। ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा। आप अलग अलग मान सकते हैं, n1 n2 n3 n4, ठीक है, y1 y2 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं अपने सहूलियत के हिसाब से ये बता रहा हूं कि n की जगह पे कोई ना कोई संख्या आएगा। अब ताक्षणिक वेग कैसे लिखना है, तो ताक्षणिक वेग लिखने का बस सिंपल सा तरीका है, जहां जहां डेल्टा लिख रहे थे, जहां जहां रस समीकरण मिति याद है ना, तो जहां जहां डेल्टा लिख रहे थे वहां वहां डी लगा देना। क्या लगा देना है, डी। अब देखिए कैसे लिखेंगे, बस क्या करना है, ये तो आप इतना समझ गए होंगे, अभिकारक है तो क्या आएगा, माइनस और 1/n। बस अब कैसे लिख देना है, dA/dt, सिंपल है, dA/dt। इसको लिखना होगा तो माइनस होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1/n dB/dt, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि उत्पाद है, प्लस 1/n, फिर क्या लिखेंगे, dC/dt। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 1/n dD/dt। देखिए अब मिला भी लीजिए आप लोग, रस समीकरण मिति कैसे लिख रहे थे, देखिए उस जगह पे क्या है, डेल्टा, क्या है, डेल्टा, और इस जगह पे क्या है, डी। क्षण को बताएगा, किसको बताएगा, क्षण को, कौन, डी, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे ताक्षणिक वेग, जैसे मैं बोलूंगा, सुनिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि इस अभिक्रिया का N2 + 3H2 मतलब क्या बना रहा है, 2NH3, इसका ताक्षणिक वेग में समीकरण निकाल के दिखाइए, तो आप क्या लिखोगे, 1/n, यहाँ पास तो n का कोई वैल्यू नहीं है तो छोड़ दो, माइनस dN2/dt, यहाँ क्या लिखोगे, -1/3 dS2/dt, यहाँ क्या लिखोगे, +1/2 dNH3/dt। ऐसे ही आपको ताक्षणिक वेग को स्वरूप दे देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब तीसरे प्रकार का बात करते हैं, जो हमारा तीसरा प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड छूट गया, जो तीसरा प्रकार है हमारा, उसका नाम क्या है, प्रारंभिक वेग। तो भाई खाना आता है, मैगी चालू होता है, मूवी देखने जाते हो, पिक्चर देख रहे हो, तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, उसको बोलते हैं प्रारंभिक समय, T0। तो जब कोई अभिक्रिया होगा तो उस अभिक्रिया का भी कोई प्रारंभिक समय होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा। उसी समय को, पर्टिकुलर समय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। और वही डेफिनेशन आप लोग को लिख के दिया गया है, देखिए पढ़िए सब लोग। प्रारंभ में क्या, देखिए ध्यान से, प्रारंभ में, ठीक है, अर्थात T0 समय पर, प्रारंभ में अर्थात T0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट। ओके, मतलब शुरुआत बताएगा कि अभिक्रिया की शुरुआत हो रहा है, तो उस समय जाहिर सी बात है समय क्या होगा, 0। समय क्या होगा, 0। पूरा अभिक्रिया को बताएगा, समय 0 से लेके पूरा समय, जितना समय तक अभिक्रिया चला, तो उसको क्या बोलते हैं, औसत वेग, याद कर लीजिए। बीच में किसी एक मोमेंट को बताया तो ताक्षणिक वेग, और स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है तो प्रारंभिक वेग। ओके, तो अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का आप लोग समझे, 3। पहला औसत, दूसरा ताक्षणिक, और तीसरा हम लोग क्या समझे, प्रारंभिक वेग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, जो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया को या तो स्पीड अप कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, या तो पूरी तरीके से घटा सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है,
जो सबसे पहला कारक होता है इसको हम लोग बोलते हैं सांद्रण। सांद्रण का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण आप लोग सब समझते हैं, ठीक है, किस किस मात्रा में, कितना मात्रा में, कैसे लिया गया है, तनु है कि कंसंट्रेट है, सांद्र है, क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण। तो आप देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। सांद्रण, ठीक है, ये जो सांद्रण होता है ये अभिकारक का, किसका, अभिकारक, अभिकारक का सांद्रण नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सांद्रता कर देते हैं। अभिकारक का सांद्रता डायरेक्ट समानुपाती होता है अभिक्रिया के वेग के बराबर, अभिक्रिया का वेग। ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा और सांद्रता घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी घट जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, सांद्रता बढ़ेगा किसका, अभिकारक का, किसका, यहां ध्यान दीजिए, उत्पाद नहीं, अभिकारक। अगर अभिकारक का सांद्रता बढ़ता है तो हमारा वेग भी, मतलब स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा इसमें होता है ताप का प्रभाव। किसका होता है, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। चलिए इसको थोड़ा सा आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए आपके शरीर के ऊपर गरम गरम कुछ चीज गिर जाए तो आपका रिएक्शन क्या आता है, दौड़ने लगते हो, तेज तेज इधर उधर भागने लगते हो, मम्मी 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 का याद आने लगता है कि नहीं आने लगता है, आने लगता है। ठीक वैसे ही अभिकारक को जब गर्म करेंगे, ताप का प्रभाव मतलब जब उसको हीटअप करेंगे तब उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। समझो वो भी एक इंसान है, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो समझने के लिए समझो कि वो भी एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है। तो देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब सिंपल सा डेरिवेशन है कि अगर देखिए, अगर अभिकारक का ताप बढ़ाते हैं, तीर का चिन्ह ऊपर, मतलब ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, ताप, तो उसका सांद्रण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, सांद्रण बढ़ेगा। और जब सांद्रण बढ़ेगा तो अणुओं में गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गति बढ़ रहा है, जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तेज तेज भागेगा तो हमारा वेग भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा याद रखिएगा, तीसरा हमारा आता है दाब का प्रभाव, दाब, प्रेशर करने का, दाब का प्रभाव। एक बात आप लोग मेरे को बताइए, अगर अभिकारक की मात्रा है उस पर दाब आरोपित करेंगे तो उसका आयतन घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है घटेगा। भाई जितना इतना पानी था, इस पर हम लोग दाब आरोपित किए तो पानी की मात्रा नीचे गया कि नहीं गया, गया, ठीक है। कोई सामान है, कोई वस्तु है, रुई देखो, रुई, कोई बर्तन में रुई रख दो, ठीक है ना, तो दबाओगे तो जितना पहले स्थान घेरा था वो तो नीचे दब गया, तो उसको आयतन में वृद्धि हुई कि कमी हुई, कमी हुई, ठीक है ना, कम होते जाएगा, क्या होते जाएगा, कम, ठीक। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, क्या घटेगा, आयतन घटेगा। लेकिन अगर आयतन घटेगा तो सांद्रण बढ़ जाएगा, सांद्रण बढ़ जाएगा। सांद्रण बढ़ेगा तो आप लोग को बताए थे, अगर सांद्रण बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है, तो वेग भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब थर्ड चीज आपको याद रखना है कि अगर किसी अभिक्रिया पर दाब आरोपित किया जाए, जितना ज्यादा दाब आरोपित करोगे उसका वेग भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ओके, अब चौथा देख लेते हैं जो कि लास्ट होने वाला है, चौथा, फोर्थ नंबर। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ नंबर आपको देखना है क्या, फोर्थ नंबर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ मेरे को एक चीज सिंपल सा बताओ, एक तंग गली में से निकलना आसान है कि एकदम 16 फीट का रोड है, 22 फीट का, 32 फीट का, उसमें से निकलना आसान है, जाहिर सी बात है। बड़े रोड में से, चौड़े रोड में से आराम से आदमी जा सकता है। तो यही है, अभिकारक क्या कर रहा है, अभिकारक को भागना है, भाग भाग के क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है। तो उसको जितना कम जगह पे रखोगे उतना ज्यादा वो धीरे धीरे जाएगा, बोलेगा क्या, अरे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जितना उसका क्षेत्रफल बढ़ाओगे उतना जल्दी से वो भागेगा और क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पे, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। देखिए कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे भैया, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है, ध्यान से, अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी
बढ़ जाएगा। तो देखिए आप लोग, अभिक्रिया के वेग को कितने कारक प्रभावित करते हैं? 4। क्या बताया? पहला सांद्रण का प्रभाव, सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। दूसरा क्या बताया? ताप का प्रभाव, अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तीसरा क्या था? दाब का प्रभाव, अगर दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। चौथा क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए हम लोग आज अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आप लोग आके यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमारा क्लास किस पर था? अभिक्रिया के वेग के प्रकार पर। ठीक है, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग। इसको हम लोग डिस्क्राइब किए। उसके बाद बीच में मैं आप लोग को एक चीज सिखाया, क्या कि आप लोग को सीख जाना है कि अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कैसे लिखा जाता है। रस समीकरण मिति सीख लिए तो आप लोग क्या निकालेंगे? ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग अगर आप लोग निकाल लिए तो आप लोग आसानी से सीख गए। उसके बाद लास्ट में देखें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।